अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं हूँ आपका मेंटर तौसीफ सर, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से। तो आज हम करेंगे एक और चैप्टर आपके सामने डिस्कस, जो है प्रोबेबिलिटी क्लास 12। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पहले हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स इट्स अ स्टडी ऑफ चांसेस। तो चांसेस हम पढ़ेंगे यहाँ पे। चांसेस क्या होता है, सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी में यहां पे लिखूंगा, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। क्या? एन एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be whose outcome cannot be predicted, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा यहां से। लेट अस सपोज, अगर मेरे पास एक कॉइन है, a coin is tossed, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट विल कम, हेड और अ टेल। तो मैं नहीं बोल सकता हूं कि इसमें से हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ उसके बाद सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेट of all possible outcomes of a random experiment set of all possible outcomes। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे एक कॉइन को टॉस किया है और सैंपल स्पेस को हम डिनोट करते हैं एस से। अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं, उसमें दो आउटपुट्स आ सकते हैं, इधर इट विल कम हेड और इधर इट विल कम टेल। तो यहां पे जो हमारे पास आउटकम्स आ गए हैं, ये है हेड और एक टेल, इसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अगर मैं एक डाई को रोल करूंगा, उसकी जो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगी? डाई 6 साइड्स होते हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे पास है सैंपल स्पेस। नाउ सैंपल स्पेस होता है जो हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, उसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। उसके बाद इवेंट्स है। इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस जो होगा, उसको हम बोलते हैं क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इवेंट। एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। लेट अस सपोज, एक एग्जांपल मैं लिखता हूं। अगर मेरे पास एक डाई है, डाई को मैंने रोल किया है, टोटल आउटकम्स उसमें से 6 आ गए हैं, तो मैं ए को लेता हूं, लेट अस सपोज 1, 2, 3, ये एक सेट है, और बी को मैं लेता हूं दूसरा एक, दैट इज इक्वल टू 4, 5, 6। तो अगर आप देखोगे 1, 2, 3 इस सैंपल्स पे, ये जो एस है ये इसका सबसेट है, बी 4, 5, 6 ये भी इसका सबसेट है, तो इसको हम बोलते हैं इवेंट्स। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब होता है जिसको हम पहले, सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं हम ए डैश से या ए कॉम्प्लीमेंट से। लेट अस सपोज ए कॉम्प्लीमेंट होता है बराबर, अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, सैंपल स्पेस में से हम ए को घटाएंगे, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। एग्जांपल, यहां से एग्जांपल एक ले लेंगे। लेट अस सपोज, अगर एस हमारे पास सब सैंपल स्पेस है, एक डाई को मैंने रोल किया है, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें सैंपल स्पेस आ गई है। अब उसके बाद अगर मैं ए को लेता हूं, लेट अस सपोज ए लेता हूं 1, 2, 3, मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सैंपल स्पेस में से हम
ए को घटाएंगे। अगर आप देखोगे ए में क्या क्या है 1 2 3 और उसको आप घटाओ, वो क्या वहां क्या बचेगा, दैट्स इक्वल टू वहां बचा हमारे पास 4 5 और 6। इसी को हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। चाहे आप ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश से लिखो या ए सी से लिखो, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। नाउ उसके बाद हमारे पास है म्यूचुअली exclusive event. Mutually exclusive. Two events are said to be mutually exclusive. If two events are said to be mutually exclusive, if A intersection B is equal to phi. A intersection B अगर phi के बराबर है तो हम बोलते हैं कि दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यहीं से हम ले लेंगे, लेट अस सपोज सैंपल स्पेस हमारे पास ये है, A हमारे पास ये है, एग्जांपल B मैंने एक और सेट ले लिया है दैट इज इक्वल टू 4 5 और 6। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा A इंटरसेक्शन B दैट इज इक्वल टू 5, इसको हम बोलते हैं कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि इनके बीच में कोई भी हमारे पास ये कॉमन एलिमेंट है नहीं, तो हम बोलेंगे A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बाद क्या है, नाउ मूविंग ऑन टू द उसमें से कुछ और टर्म्स भी है, जैसे हम बोलते हैं ये प्रोबेबिलिटी होती है लाइन, वो हम भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली मैं आपको अब डायरेक्टली पढ़ाऊंगा सीधे प्रोबेबिलिटी लाइन। प्रोबेबिलिटी लाइन भी आपने ऑलरेडी पढ़ा है, दैट इज प्रोबेबिलिटी लाइन। उसमें होता है, देखो यहां से प्रोबेबिलिटी लाइन, प्रोबेबिलिटी लाइन में सबसे पहले क्या होता है, दैट्स 0%, ये होता है बराबर 100%, और दिस इज 50%, और ये होता है बराबर 16.6%, और ये होता है 66.6%। प्रोबेबिलिटी मीन 0%, इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं होगा। 100% मीन श्योर, या हम बोलते हैं इसको सर्टेन भी। 50% मीन्स इवन चांस, इवन चांस। 66% क्या होता है, दैट इज लाइकली, और 16.66% दैट इज अनलाइकली। इसका मतलब है अगर प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 होगी, जो चीज पॉसिबल नहीं होगी उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझा दूंगा, मैं आपको एक एग्जांपल ले लूंगा। if today is Friday, if today is Friday, tomorrow is Sunday, तो इसका मतलब है ये चीज इम्पॉसिबल है। इफ टुडे इज फ्राइडे टुमारो इज संडे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेट अस सपोज इवेंट, वो आ जाएगी 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0। मैं यहां से बोलूंगा ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज 100% ट्रू। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी 100% सच है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अगर मैं यहां से बोलूंगा फ्रॉम टुमारो इट विल बी रेनिंग इन कश्मीर, तो इसमें 50% चांस हो सकते हैं, 50-50। अगर 50% है तो इसका मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बिकम 0.5, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 हो सकता है। अब अगर कभी कभार प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन 50%, लेस और इक्वल टू लेस देन 100%, उसको बोलते हैं लाइकली चांस। अगर प्रोबेबिलिटी 50% से कम है उसको बोलते हैं अनलाइक चांस। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, जैसे अभी एक सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, वहां चांसेस कभी 50% से ज्यादा होते हैं, कभी 50% से कम होते हैं, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जीतने की, तो आप उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। एट द एंड प्रोबेबिलिटी इज को हम बोलते हैं ये एक चांसेस होते हैं। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। हाँ, अब देखो सबसे पहले, अब जो आपके सिलेबस में यहां पे दिया हुआ है, नहीं एक और चीज आप याद रखोगे, एक और चीज आप याद रखोगे,
इससे पहले आप एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूं, दैट इज रिमार्क आप लिखोगे याद, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होता है इवेंट, वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 1 होता है। पहली कंडीशन, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता है और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी, 1 भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी, मैंने अभी आपको दिखाया है। दूसरी चीज आपको क्या रखना है याद, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फॉर एग्जाम्पल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, वो भी किसके बराबर होता है, that is equal to 1, means sum of all the probabilities is always equal to 1। और एक बात, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हमने अभी लिखा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जो होता है दैट्स इक्वल टू इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 is as sure event or certain event। now sum of all the probabilities is equal to 1, वो होता है बराबर is equal to 1। sum of all the probabilities is equal to 1, वो भी आपको याद रहना चाहिए। हमने अभी एक और कंडीशन पढ़ा है, ये भी आपको याद रहना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या ए यूनियन बी, वो होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक और, अगर 3 सेट से हमारे पास ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, वो होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये भी आपको याद रहना चाहिए क्योंकि हमने इस सेट थ्योरी में भी पढ़ा है, ए यूनियन बी, अगर 3 चीजें ए यूनियन बी यूनियन सी, वो होता है इसके बराबर। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक और चीज, अगर 2 सेट्स मैंने अभी बोला है इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी होगा बराबर उस टाइम भाई, तो आप उस टाइम लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है that is equal to probability of A plus probability of B, वो इसके बराबर होता है। उस टाइम A intersection B 5 minus 0, तो probability of A union B होता है बराबर probability of A और probability of B के बराबर B। now एक और चीज आपको इसमें याद रहना चाहिए, कहाँ हम यूज करेंगे ये एंड और कहाँ हम यूज करेंगे इंटरसेक्शन, ये भी आप याद रखोगे। जब भी आपके कंडीशन में आएगा कभी क्वेश्चन में एंड इंडिकेट किया जाता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास है और इंडिकेट किया जाता है यूनियन, और यूनियन इंडिकेट किया जाता है एडिशन। अगर हमारे पास है नॉट ए आ जाएगा, नॉट ए इंडिकेट किया जाता है ए डैश मीन्स ए डैश। अगर नॉट बी होगा, नॉट बी इज कंसिडर एज बी डैश। अगर हमारे पास है नीदर ए होगा, अगर नीदर ए होगा, नीदर ए का मतलब होता है नॉट ए, और नॉट ए का मतलब होता है ए डैश मींस ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हमारे पास है नीदर बी होगा, अगर नीदर बी होगा दैट इज इक्वल टू नॉट बी, और नॉट बी का मतलब होता है बी डैश। अगर हमारे पास नॉर ए होगा, तो नॉर 2 चीजों से बना हुआ है, ये लॉजिक गेट्स में होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, नॉर बन जाता है 2 चीजों से, एक है नॉट प्लस और से, और नॉट प्लस और देता है बराबर एंड, और एंड देता है बराबर इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहां आपको क्वेश्चन में नॉर आएगा, नॉर ए या नॉर बी होता है, तो आप कंसिडर उस टाइम लिखोगे नॉर होता है बराबर नॉट प्लस और से बना होता है, यह लॉजिक गेट में होता है, और नॉट प्लस और एंड देता है, एंड इंडिकेट किया जाता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ये चीजें हैं। और एक और चीज आपको याद रहना चाहिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एट लीस्ट होगा, एट लीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू। अगर आपको क्वेश्चन में एट मोस्ट दिया हुआ है,
एट मोस्ट का मतलब होता है लेस और इक्वल टू। ये कुछ चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि आपको जहां जहां ये सिंबल्स आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये जरूरत है। अगर एटलीस्ट आए, ग्रेटर और इक्वल, एट मोस्ट आ जाएगा तो लेस और इक्वल टू। नाउ उसके बाद हम सबसे पहले कॉइन पढ़ेंगे। कॉइन के मुतालिक एक फार्मूला है, आपने बहुत पहले भी सुना होगा, 10th में भी 11th में भी, दैट इज इक्वल टू 2 रेज्ड पावर n, वेयर n इंडिकेट किया जाता है नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ टॉसेस, या आप नंबर ऑफ टाइम्स आप किसी कॉइन को टॉस करोगे। लेट अस सपोज अगर मैं कॉइन को एक बार टॉस करूंगा, दैट इज इक्वल टू 2 रेज्ड पावर 1, 2 हमारे पास जो सैंपल स्पेस आ जाएगी, इधर इट विल कम हेड और इधर इट विल कम टेल। अगर मैं 2 कॉइन्स को टॉस करूंगा, या इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड एट अ टाइम, या उस टाइम 2 रेज्ड पावर 2, n का वैल्यू है 2, दैट इज इक्वल टू 4, सैंपल स्पेस हमारे पास 4 आ जाएगी। हेड टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर हमारे पास 3 कॉइन्स आ जाएंगे, 2 रेज्ड पावर 3, दैट इज इक्वल टू 8, सैंपल स्पेस आउटकम 8 आ जाएंगे। तो अगर आप देखोगे, आपको बनाना है ये 8 आउटपुट्स लिखने हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, देखो मैं आपको एक ट्रिक यहां से दिखा दूंगा, आप कैसे सैंपल स्पेस को लिखोगे। यहां 8 दिया हुआ है, 8 का हाफ क्या होता है 4, तो आप 4 लिखोगे, हेड 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 हेड। अगर आपके पास टेल है तो यहां से टेल 4 आप लिखोगे, दैट्स इक्वल टू, नाउ 8 का हाफ जो होता है दैट इज इक्वल टू 2, आप लिखोगे हेड हेड टेल टेल, और यहां से लिखोगे आप हेड हेड टेल टेल, और 2 का हाफ होता है 1, दैट्स इक्वल टू, आप क्या लिखोगे फिर, यहां आ जाएगा हेड टेल, और यहां से आ जाएगा हेड टेल, यहां टेल है, हेड टेल और हेड टेल। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन गई। अगर आपके पास कभी 4, 2 रेज्ड पावर 4 है, इफ 4 कॉइन्स आर एट अ टॉस्ड एट अ टाइम, तो सैंपल स्पेस उस टाइम आ जाएगी 2 रेज्ड पावर 4 हो गया बराबर 16। रिमेंबर वन थिंग, 16 का हाफ क्या होता है 8, तो आप लिखोगे 8 एच और 8 टेल। फिर 8 का हाफ क्या होता है 4, 4 हेड और 4 टेल। फिर क्या लिखोगे आप, 4 का हाफ होता है 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। फिर 2 का होता है 1, फिर हेड टेल। तो उस हिसाब से आपको एक सैंपल स्पेस बन जाएगी। वरना आप अगर डायरेक्टली खुद ही लिखोगे, उसमें से आपको बहुत मुश्किल हो जाता है ये सैंपल स्पेस बना लेना। कॉइन के बाद हमारे पास डाई है। मैं जल्दी आपको देता हूं क्योंकि टाइम कम है, ऑलरेडी ये चीजें आपने पढ़ी है, तो मैं जल्दी आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं इसके मुतालिक। डाई की जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू 6 रेज्ड पावर n। 6 होते हैं आपके पास, n होता है डायमंड्स। आप कितनी बार डाई को रोल करोगे। फॉर एग्जांपल इफ a die is rolled once, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस आउटकम 6 आ जाएगा। सैंपल स्पेस बन जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर आप इसमें से निकालना चाहते हो दैट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 2 3 और 5। अगर आप इसमें से ऑड नंबर निकालना चाहते हो तो ऑड नंबर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 3 5। अगर आप इसमें से इवन नंबर निकालना चाहते हो, इवन नंबर क्या क्या आ जाएगा, दैट इज 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। अगर आप इसमें से कंपोजिट नंबर निकालना चाहते हो तो कंपोजिट नंबर आपको खुद पता है, दैट इज 4 और 6। तो सेम कंडीशन में आप एक डाई से ये चीजें निकाल सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर 2 डाइसेस को आप रोल करते हो, इफ 2 डाइसेस आर रोल्ड, तो यहां आ जाएगा 6 रेज्ड पावर 2 इज 36। आउटकम सैंपल स्पेस आ जाएगा 1 1 so on and so on लास्ट तक 6 6, दैट इज 36 आ जाएगा। अगर 3 डाइसेस आर रोल्ड, इफ 3 डाइसेस आर रोल्ड, तो वो क्या बन जाएगा 6 रेज्ड पावर 3 दैट इज इक्वल टू 216। उस टाइम क्या आ जाएगा 1 1 अप टू so on and so on, लास्ट का वैल्यू जा जाएगा 6 6। तो उस टाइम 216 हमारे पास सैंपल स्पेस के आउटपुट्स आएंगे। तो इसमें से अगर 2 डाइसेस को रोल करते हो 36, 3 डाइसेस को रोल करोगे 216 आउटपुट्स हमारे पास आते हैं। नाउ मैं आपको यहाँ पे सिर्फ जल्द दिखाता हूँ क्योंकि हमें इसमें से बहुत चीजें पढ़नी है। ये चीजें ऑलरेडी आपने पढ़ा है। उसके बाद मैं कार्ड्स दिखाता हूँ। अगर कार्ड्स आपने पढ़े हैं ऑलरेडी 11th में, दैट इज इक्वल टू 52। कार्ड्स हमारे पास होते हैं 52, और 52 में 2 चीजें होती हैं। एक उसमें से होते हैं ब्लैक
और रेड होते हैं। उसमें से ब्लैक और रेड दो हिस्सों को हम बांटते हैं। ब्लैक होते हैं 26 और रेड भी होते हैं 26। और ब्लैक में दो चीजें आप इसको कन्वर्ट करते हो दो हिस्सों में, उसमें से क्या क्या होता है, और रेड को भी आप दो हिस्सों में बांट लेते हो। दैट इज इक्वल टू, उसमें से एक होता है बराबर स्पेड और दूसरा होता है बराबर क्लब। और इसमें क्या होता है, डायमंड और हार्ट्स होता है। और अब आप देखोगे स्पेड में कार्ड्स होते हैं 13 और क्लब में भी कार्ड्स होते हैं 13, डायमंड में भी कार्ड्स होते हैं 13 और हार्ट में भी कार्ड्स होते हैं 13। 13 प्लस 13 इज 26, 26 प्लस 26 होते हैं बराबर 52। अब हम इसको बांट लेंगे। 13 में से कार्ड्स क्या होता है, असल में पहले एस होता है, फिर नंबर होते हैं 2 से लेकर 10 तक, फिर होता है जैक, फिर क्वीन और किंग। मैं आप ऐसे लिखता हूं, एस, जैक, किंग और क्वीन। फॉर एग्जाम्पल एस, जैक, क्वीन और किंग, यहां से मैं लिखता हूं, फिर मैं नंबर नीचे लिखता हूं। नंबर जो हमारे पास होते हैं दैट इज इक्वल टू 2 से लेकर 10 तक। तो अगर 2 से लेकर 10 तक 9 आते हैं, 9 और 4 हो गए 13। हर किसी कंडीशन में ऐसा ही होता है। तो इसमें भी होता है बराबर एस, जैक, क्वीन और किंग, फिर है 2 से लेकर 10 तक नंबर। फिर यहां पे भी आ जाएगा, इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, एस, जैक, किंग और क्वीन और किंग नंबर्स होते हैं 2 से 10 तक। और लास्ट में यहां पे आ जाएगा, इसमें भी होता है एस, जैक, क्वीन और किंग नंबर्स होते हैं 2 से लेकर 10 तक। 13 प्लस 13 इज 26, 26 प्लस 26 इज 52। टोटल हमारे पास 52 होते हैं। अब इसमें एक और चीज आपको याद रखना चाहिए, जो हमारे पास ये होता है, जैक एस को छोड़ के जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। तो हमारे पास जो फेस कार्ड्स होते हैं दैट इज इक्वल टू 4 into 3 दैट इज इक्वल टू 12। 4 होते हैं कॉलम्स, तो आप लिख सकते हो 4 into 3 12। तो 12 हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं। ऑनरी कार्ड्स कितने होते हैं, ऑनरी कार्ड्स होते हैं 4 into 4 दैट इज इक्वल टू 16। अब ऑनरी कार्ड्स कौन कौन सा होता है, उसमें पूरा होता है एस, जैक, किंग, क्वीन, यक, जैक, किंग, क्वीन, एस, जैक, किंग, क्वीन, एस, जैक, किंग, क्वीन, एस, जैक, किंग, क्वीन। तो ऑनरी कार्ड्स होते हैं 16, फेस कार्ड्स होते हैं हमारे पास 12। अब अगर आप बोलोगे टोटल एस 4 होते हैं, टोटल जैक 4 होते हैं, टोटल किंग 4 होते हैं और टोटल क्वीन 4 होते हैं। अगर आपको बोला जाएगा आप मुझे बताओ कि टोटल फेस, रेड फेस कार्ड्स कितने हैं, रेड फेस कार्ड सिर्फ 3 और 3 6 हैं। अगर आपको बोला जाएगा ब्लैक फेस कार्ड्स है, वो भी हमारे पास 6 ही है। अगर हमें बोला जाएगा कि आप बताओ रेड किंग कितने हैं, रेड किंग हमारे पास सिर्फ 2 हैं, टोटल किंग हमारे पास 4 है। तो आप इसको आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास कार्ड्स के मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन थी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। हाँ, अब आप देखोगे, देखो हमारे पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो पहली वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा क्लासरूम प्रोग्राम में, मैंने आपको पढ़ाया है। दैट्स इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, अगर हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना होगा। दैट्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और अगर आप इसको ऐसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, अगर आप लिखोगे इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, तब भी आ जाएगा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय, यहां इस टाइम ए नीचे है तो आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमें निकालना है ए बाई बी। ए ऑलरेडी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की निकालनी है, लेकिन बी की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हो चुकी है।
हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का मतलब क्या है, ए की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन बी की हमें निकालनी है, उसी को बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो लेकिन ए की ऑलरेडी हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वो होता है बराबर A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, बट A इज नॉट इक्वल टू 0। अगर A बाय B है तो ये जो यहाँ पे नंबर लिखा है B, इसी को नीचे लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A नीचे है तो इसका मतलब यहाँ पे भी आपको वही P लिखना है। अगर उल्टा होगा E बाय F होगा तो आपको नीचे F लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो ये चीजें आपने पढ़ी है। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B कंडीशन का मतलब क्या होता है, हमें प्रोबेबिलिटी A की निकालनी है लेकिन B की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B की निकालनी है, A की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हो चुकी है, उसी को हम बोलते हैं दैट इज, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास दो फार्मूलाज है, हमारे पास ये दो फार्मूलाज है। आप इसको याद रखोगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो चीजें होती है, एक होता है बराबर वन इज कंसिडर एज दिस एंड दूसरी हमारे पास ये, चाहे A बाय B लिखो या B बाय A लिखो, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन ऑलरेडी आपने क्लासरूम में पढ़ा है, यहाँ उतना टाइम नहीं है इसीलिए मैं यहाँ से जल्दी कर रहा हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर यहाँ आप देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। हमें निकालना है कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 0.3। तो हम क्या करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। वी नो दैट कि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B, अभी हमने पढ़ा है पीछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब यहां देखो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B का वैल्यू भी दिया हुआ है, इंटरसेक्शन का वैल्यू भी दिया हुआ है, दैट्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B का वैल्यू आ जाएगा, इंटरसेक्शन दिया हुआ है 0.32 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B वो दिया हुआ है 0.5। अब 0.32 डिवाइडेड बाय 0.5 को आप कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको एक लॉजिक दिखाऊंगा, आप उस हिसाब से इसको आंसर निकाल सकते हो। एक आसान सा मेथड है, आप कंसिडर करो यहाँ पे 0.32 है, यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो मैं लिखूंगा 32 डिवाइडेड बाय लिखूंगा मैं 5। अब देखो यहां 32 है, यहां 0.5, मैंने ऊपर 32 लिखा है, नीचे 0.5 लिखा है पॉइंट। अब मैं देखूंगा यहां कितने के बाद पॉइंट है, तो दो उतने जीरोस में यहां से ऐड करूंगा, 2 जीरो बढ़ा दूंगा। यहां कितने के बाद पॉइंट है, यहां 1 के बाद पॉइंट है, उतने जीरो में ऊपर चढ़ाऊंगा, तो यहां से 0 चढ़ा है। पहले ही एक बार फिर सुनो, पॉइंट डेसिमल को जब आप सॉल्व करोगे, यहां 0.3 है, 0.5 है, ऊपर 2 के बाद पॉइंट, मैंने 2 जीरो यहां से ऐड किए, यहां 1 के बाद पॉइंट, मैंने ऊपर 1 ऐड किया है, 0 और 0 कैंसिलेशन आप करो। अब आप इसको निकाल सकते हो, चाहे आप डेसिमल पॉइंट निकालो उसमें से आंसर देखो, या आप फ्रैक्शनल पार्ट देखो। अब मैं आपको फ्रैक्शनल पार्ट क्या, मैं डेसिमल पॉइंट में ही आपका आंसर दे दूंगा। देखो जब भी हमें डिनोमिनेटर में कहीं पे भी 5 होगा, जब भी हमें डिनोमिनेटर में 5 होगा, आप हमेशा न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लेना। एक बार फिर सुनो, हमारे पास जब भी डिनोमिनेटर में 5 है, यहां 50 लिखा है, आप कंसिडर करो यहां पे 5 है, तो 2 से जब मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा वो क्या आ जाएगा, 2 2s इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 वो हो जाएगा बराबर 6, तो 2 2s हो गया 4, 2 3s हो गया 6। यहां डिजिट 2 है तो इसका मतलब मैं 2 के बाद पॉइंट डालूंगा, यहां आ जाएगा पॉइंट, तो ये आंसर हमारे पास जो आ गया है दैट इज 0.64। तो 32 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.64। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B हमारे पास क्या आ गया, 0.64। आप इसको फ्रैक्शनल पार्ट अगर आप इसको लिखोगे तब आप कैंसलेशन भी कर सकते हो, तब भी आंसर वही आएगा। मैंने यहाँ पे ये लिखा है, तो पहली फुर्सत में याद रखो, डिनोमिनेटर में जब भी 5 होगा, चाहे 5 हो, 50 हो, 5000 हो, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई 2 से कर लेना, दैट्स इक्वल टू 2 2s इज 4, 2 3s हो गया 6, यहां डिजिट 2 है, 2 के बाद मैंने पॉइंट डाला है, इट्स इक्वल टू 0.64। तो पहला क्वेश्चन था, तो हमने इसको सोल्व किया है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास। अब देखो
हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए भी दिया हुआ है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले देखो यहाँ बी बाय ए है, तो मैं इसी को ले लूंगा सबसे पहले। वी नो दैट हमें क्या पता है, एज पर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, अभी मैंने आपको पीछे दिखाया है, अगर बी बाय ए है तो तब भी आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय जो लेटर यहां पे है उसी को नीचे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का वैल्यू ड्रॉप हम करेंगे, वो दिया हुआ है 0.4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहला पार्ट वो हमें निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो दिया हुआ है दैट इज 0.8। अब आप इसको सोल्व हम करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 0.4 इंटू 0.8, 4 इंटू 8 हो गया बराबर 32, एक और एक के बाद हो जाएगा 2, यहां आप इसको लिख सकोगे 0.32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखो हम कंसिडर करेंगे यहां पे पॉइंट है ही नहीं, 4 साइनस 28, 4 8 हो गया 32, लेकिन यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, एक और एक हो गया 2, तो यहाँ 2 के बाद हम पॉइंट ड्रॉप करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बराबर 0.32। नाउ अब देखो यहां से, तो जब हमारे पास ये, तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 0.32। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो इसका पहला पार्ट भी हमने सॉल्व किया है, दूसरा पार्ट में यहां से इसको ले लूंगा, यहां आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी दैट्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी किसके बराबर आ जाएगा, वो होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो यहाँ पे वैल्यू हम ड्रॉप करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमारे पास आ गया है दैट्स इक्वल टू 0.32 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो है हमारे पास क्या 0.5। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी दैट्स इक्वल टू 0.32, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 0.5। अभी अगर आप देखोगे यहां पे भी 0.32 था, यहां 0.5 है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, लेट इट बी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी दैट इज इक्वल टू 0.32 को आप ले लोगे, दैट्स इक्वल आप इसको ऐसे लिख सकते हो 32, डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है, ऊपर आप इसको 0 ले लो, 2 1 आ जाएगा 1 0, और नीचे क्या आ जाएगा बराबर, यहां आ जाएगा बराबर 2 0। मैंने अभी आपको बोला है पीछे, अगर पॉइंट को हटा दो आप, यहां आप लिखो सिर्फ 32, नीचे लिखा मैंने 5, ऊपर 2 के बाद पॉइंट है, मैंने 2 0 नीचे चढ़ाए, यहां 1 के बाद पॉइंट है तो ऊपर 1 0। अब आप कैंसिलेशन करो, कैंसिलेशन करके क्या आ जाएगा 0 0 1 हो जाएगा खत्म, 50 आ गया नीचे, और आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई 2 से करो, 2 2 हो गया 4, 2 3 हो गया 6 दैट इज इक्वल टू 0.64। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज 0.64। अब हमने ये भी किया है, अब इसका तीसरा पार्ट क्या है, देखो तीसरा पार्ट यहां से मैं उड़ा दूंगा, हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑलरेडी मैंने एक लिखा है, अगर आप यहां पे नजर रखोगे वो भी मैंने आपको लिख के रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है बराबर ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां देखो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू ड्रॉप करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू क्या है 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट्स इक्वल टू 0.5 माइनस टाइम्स 0.32, यहां आ जाएगा 0.32। अब आप इनको सोल्व किया, यह आ जाएगा बराबर 1.3 माइनस 0.32, सॉल्व करके जो आपको आंसर आ जाएगा वही लिख लेना, क्योंकि 0.5 0.8 प्लस 0.5 हो गया बराबर 1.3, तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1.3 में से आप 0.32 को घटाओ, हाँ 0.32, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहां बचा है 2, 12 में से आप 2 घटाओ 9 और 0, हाँ 12 में से 3 घटाए 9, अब ये आ जाएगा 0.98। तब भी आप इसको चेक कर लेना, ए यूनियन बी हमारे पास जो वैल्यू है
दैट इज इक्वल टू 0.98। तो ये भी हमने सॉल्व किया है ए यूनियन बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 था। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैल्यू आप भी चेक कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, तो इसका मतलब यहां दिया हुआ है इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 एंड वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी दिया हुआ है। नाउ पहली कंडीशन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, गिवन 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13। अगर मैं यहां से 2 को डिवाइड करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5। 2 into 13 हो गया बराबर 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ गया 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 5/13। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी वो भी दिया हुआ है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 2/5। We have to find A union B. We know that अभी आपने लिखा है पीछे we know that कि हमें पता है probability of A union B किसके बराबर होता है, probability of A union B जो होता है that is probability of A plus probability of B minus times probability of A intersection B। वैल्यू ड्रॉप करो वही हमारे पास आ जाएगा आंसर। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो होता है ये फॉर्मूला ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी अभी हमें पता ही नहीं है तो हम इसमें से निकाल देंगे। हमें ये भी पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो ए बाई बी हमारे पास दिया हुआ है वैल्यू, वो हम ड्रॉप इसमें से करेंगे, वो है 2/5 is equal to probability of A intersection B divided by probability of B वो दिया हुआ है that is 5/13। तो 5/13 आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा 2/5 into 5/13, यहां से आ जाएगा probability of A intersection B वो आ गया बराबर 2/13। अब यहां से हम ड्रॉप करेंगे वैल्यू, ड्रॉप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो दिया हुआ है 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 2/13 वो आ जाएगा 2/13। तीनों का एलसीएम ले लो 26 सॉरी यहाँ 26 है 5 आ जाएगा 13 into 2 हो गया 26, 2 into 5 is 10 minus 13 into 2, 2 2 हो गया 4, 10 plus 5 हो गया बराबर 15। या आप ऐसे भी करो 10 plus 5 15, 15 में से आप 4 घटो, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे दैट इज 26, 10 में से 4 आप घटाएंगे वो आ जाएगा बराबर 6, 6 plus 5 is 11। आई थिंक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो आ गया बराबर 11/26। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, तो उतना मुश्किल नहीं है, ये हमारे पास है। क्या निकालना है हमने, ए दिया हुआ है बी भी दिया हुआ है, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, यहां से ए बाई बी से हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय बी निकाला है, यहां से आ गया बराबर 2/13। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया उधर ले लिया, अब यहां से वैल्यू हमने ड्रॉप किए हैं तो आंसर हमारे पास आ गया है दैट इज इक्वल टू क्या 11/26। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो a coin is tossed 3 times, अगर 3 times आप टॉस करोगे कॉइन तो सबसे पहले n of s that is equal to 2 raised power 3, 3 बार कॉइन को टॉस करना है, 2 raised power 3 is 8, 2 2 4 2 is 8। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है, मैंने अभी आपको बोला है सैंपल स्पेस हम कैसे बनाएंगे, 8 का हाफ होता है 4, दैट इज हेड 4 लिखो, हेड 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 ऐसे लिख लेना, यहां से आप टेल 4 लिखोगे, टेल 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 टेल। अब देखो उसके बाद 4 का हाफ होता है 2, तो हेड हेड टेल टेल, यहां से आ जाएगा हेड हेड टेल टेल। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो 2 का हाफ क्या होता है, देखो 2 का हाफ होता है 1, दैट इज हेड टेल और यहां से आ जाएगा हेड टेल और हेड टेल। नाउ ये हमारे पास है सैंपल स्पेस। अब 8 आ गए सैंपल स्पेस। पहला पार्ट देखो आप क्या दिया हुआ है, हमें बोल रहा है E इज इक्वल टू, देखो E दिया हुआ है हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस,
हेड ऑन थर्ड टास्क, तीसरे टास्क पे हेड होना चाहिए। देखो हेड ऑन थर्ड टास्क क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट टास्क, ये सेकंड टास्क, ये थर्ड टास्क, थर्ड टास्क पे आना चाहिए क्या, हेड, हेड आना चाहिए थर्ड टास्क पे, फर्स्ट टास्क, सेकंड टास्क, थर्ड टास्क। तो एक तो ये आ जाएगा, इसमें नहीं है, इसमें भी थर्ड टास्क पे हेड है, इसमें भी थर्ड टास्क पे हेड है, और इसमें भी थर्ड टास्क पे हेड है। तो हमारे पास कितने, एक आ जाएगा हेड हेड हेड, एक आ जाएगा हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, और एक आ जाएगा टेल हेड हेड, और एक आ जाएगा टेल टेल हेड। ये आ गया हमारे पास ई। अब देखो एफ क्या है, एफ देखा है, एफ हमारे पास लिखा है हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, पहले दो टॉसेस पे हेड आना चाहिए, हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। देखो एक तो ये आ जाएगा, इसमें दो टॉसेस पे हेड है, पहले दो हेड है, इसमें भी दो हेड है, यहां नहीं है, यहां पे भी पहले पहले दो हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, एक तो ये है और एक तो ये है दो, और एक आ जाएगा पहले दो हेड्स होने चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें लास्ट के दो हेडर्स है। देखो पहले हेडर्स ऑन फर्स्ट टू टास्क, फर्स्ट टू टास्क में आ जाएगा एक हेड हेड हेड, और एक आ जाएगा हेड हेड टेल। तो नाउ अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, देखो इंटरसेक्शन इन दोनों का क्या है, हेड 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 और हेड 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 आ जाएगा, एक यहां से आ जाएगा इंटरसेक्शन, देयरफॉर यहां से लिखूंगा ई इंटरसेक्शन एफ दैट इज इक्वल टू हेड हेड और हेड। नाउ अब हम करेंगे, हमें निकालना है ई बाई एफ, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। नाउ अब आप देखो ई बाई एफ हमें निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ई इंटरसेक्शन एफ है 1, तो वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं 8, होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसमें क्या है 2, 2 डिवाइडेड बाय 8 वो आ जाएगा 2 बाय 8, सोल्व करो इसको 1 बाय 8, इसको आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, यहां से कैंसिलेशन करो 1 बाय 2, तो हमें निकला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ दैट्स इक्वल टू 1 बाय 2, तो यहां से भी आ जाएगा बराबर 1 बाय 2। अगर आप याद रखो मैंने आपको बोला ऑलरेडी एक कंडीशन पहले, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि ई बाय एफ, इसका मतलब है एफ की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हो चुकी है, हमें ई की निकालनी है। अगर आप डायरेक्टली निकालोगे, देखो ई की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे, अब चेक करने के लिए 1 2 3 4 यहाँ पे 4 आउटपुट्स हैं, टोटल 8 है, 4 बाय 8 होता है बराबर 1 बाय 2, यहां से भी हमारा पास जो क्वेश्चन है वो भी निकला है 1 बाय 2। नाउ इसमें ये पार्ट हुआ है, अब मैं इसमें दूसरा दिखाऊंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 हेडर्स। सबसे पहले यहां देखो आप ई दिया हुआ है, दूसरा पार्ट इसका दिया हुआ है, ई दिया हुआ है एट लीस्ट 2 हेडर्स। देखो यहां दिया हुआ है एट लीस्ट 2 हेडर्स, ई इज इक्वल एट लीस्ट 2 हेडर्स। मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे पहली स्लाइड में जब मैंने आपको पढ़ा रहा यहां से अगर आप देखोगे इसमें मैंने ऑलरेडी बोला है कुछ शॉर्टकट मेथड। एट लीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू, एट मोस्ट का मतलब होता है लेस और इक्वल टू। यहां बोला गया है कि हमें क्वेश्चन में बोला है एट लीस्ट, देखो यहां बोला गया है एट लीस्ट 2 हेडर्स, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 2, ग्रेटर और इक्वल टू 2, एट लीस्ट 2 हेडर्स का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा भी। देखो 2 या 2 से ज्यादा हेडर्स किस में है, 2 या 2 से ज्यादा, 3 भी चलेंगे, एक ये भी आ जाएगा एक, अब 2 इसमें 2 ये भी आ जाएगा, इसमें भी 2 हेडर्स है ये भी आ जाएगा, 2 या 2 से ज्यादा, इसमें भी ये भी आ जाएगा, इसमें एक है इसमें एक है, कितने आ जाएंगे 1 2 3 और 4, हेड हेड हेड। देखो यहां से मैं लिखूंगा, यहां आ जाएगा बराबर यहां आ जाएगा बराबर ई इज इक्वल टू, एक आ जाएगा बराबर हेड हेड हेड, दूसरा आ जाएगा बराबर, देखो यहां आ जाएगा हेड हेड हेड, एक ये है हेड हेड टेल, दूसरा आ जाएगा बराबर हेड हेड टेल, और तीसरा आ जाएगा बराबर हेड टेल हेड, यहां मैं लिखूंगा हेड टेल हेड, और यहां से आ जाएगा टेल हेड हेड, यह आ जाएगा बराबर टेल हेड हेड। तो ई में यह आ गए हैं। अब आप एफ देखो, एफ में क्या बोल रहा है, एफ देखो
एफ में क्या लिखा है, एट मोस्ट 2 हेडर्स। एट मोस्ट का मतलब होता है लेस और इक्वल टू 2, कोई भी नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम 2 होने चाहिए, 2 से कम भी चलेंगे। देखो 2 होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। इसमें 3 है, ये भी आ जाएगा, इसमें 2 है, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इसमें 1 है क्योंकि ये भी आ जाएगा, इसमें 2 है, ये भी आ जाएगा, इसमें 1 है, ये भी आ जाएगा, इसमें 1 है, ये भी ये नहीं आएगा। इसका मतलब है 7 आ जाएंगे। कितने? 7। एक है हेड हेड हेड, एक आ जाएगा हेड 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 हेड, दूसरा क्या आ जाएगा, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, और ये आ जाएगा हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, और आ जाएगा टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड। देखो टेल टेल हेड, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास। नाउ अब मैं इनमें से क्या निकालूंगा, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन एफ। देखो ए इंटरसेक्शन एफ, आप देखो खुद ही इंटरसेक्शन क्या क्या आ जाएगा। एक तो ये आ जाएगा हेड हेड टेल है, यहाँ पे ये भी आ जाएगा, हेड टेल हेड है यहाँ पे, वो भी है, टेल हेड हेड है यहाँ पे भी है। तो इसमें इंटरसेक्शन में 4 आ जाएंगे। एक आ जाएगा हेड हेड हेड, एक आ जाएगा हेड हेड टेल, एक आ जाएगा हेड टेल हेड, और एक आ जाएगा टेल हेड हेड। तो नाउ हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, दैट्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब आप देखो ए इंटरसेक्शन एफ में कितने, 1 2 3 4, वो आ जाएगा बराबर 4 डिवाइडेड बाय 8 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, 1 2 3 4 5 6 7, यह आ जाएगा 7/8, दिस इज इक्वल टू 4/8 इंटू 8/7, यहां से कट जाएगा तो हमारे पास आंसर जो आएगा दैट इज 4/7। हमारे पास क्या आ जाएगा बराबर 4 बाई, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4/7, 4/1 2 3 4, 4/8 डिवाइडेड बाई 7/8, 8 और 8 कट जाएगा, यहां आ जाएगा बराबर 4/7। तो अगर आप देखोगे उसमें से 4/7, आप इसको चेक कर लेना तब भी 4/7। तो इसमें से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट भी हुआ है, तो एट लीस्ट 2 हेडर्स, एट मोस्ट 2 हेडर्स। अब उसके बाद है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप खुद ही करोगे होमवर्क, उसमें आपको बोलना है एट मोस्ट 2 टेलर्स, और इसमें आपको लिखना है एट लीस्ट 2 टेलर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ a die is thrown thrice। देखो अगर 3 बार डाई को टॉस करोगे तो n ऑफ s क्या आ जाएगा बराबर 6 raised power 3, दैट इज इक्वल टू 216, तो 216 आ जाएगा। a die is thrown 3 times, e appears, e दिया हुआ है, e दिया हुआ हमारे पास क्या, 4 appears on third toss, 4 appears on third toss। जो सैंपल स्पेस आ जाएगी पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, देखो वो आ जाएगा 1 1 1 अप टू 1 1 2 सो ऑन, लास्ट आ जाएगा 6 6 6। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। हमें बोलना है 4 appears on third toss, तीसरे टॉस पे होना चाहिए क्या 4, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा लिखना। 1 1 जैसे ऐसे आ जाएगा 1 1 4, फिर आ जाएगा 1 2 4, फिर आ जाएगा 2 1, ये 2 1 4, तो ये बहुत लंबा चौड़ा है, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उसको हम ऐसे लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले E इज इक्वल टू 4 appears on third toss। लेट अस सपोज मैं लिखूंगा पहला है x, दूसरा है y, और तीसरा है 4, x, y, 4, where x y belongs to, ये बिलोंग करेगा 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी आप वैल्यू ले लो, ये आ जाएगा x1 1, तो ये इनमें से कोई भी वैल्यू आप डालो, तो क्योंकि डाई में होते हैं 6 साइड, तो तीसरा टॉस पे आ जाएगा 4, इसको आप फिक्स्ड रखो, ये आ गया बराबर E। नाउ F, आप देखो F में क्या बोल रहा है, 6 and 5 appears respectively on first 2 toss,
तो जब आप 6 और 5 में हमें पहला आना चाहिए फिक्स्ड, ये दो फिक्स्ड है तो इसमें क्या आ जाए, एक एक आ जाए, इसको आप निकाल सकते हो। अगर ये दो फिक्स्ड है, z का वैल्यू यहां से आ सकता है, दैट इज 1, एक आ जाएगा ये, फिर आ जाएगा 6 5 2, फिर आ जाएगा 6 5 3, और फिर आ जाएगा 6 5 4, यहां से आ जाएगा 6 5 5, और एक आ जाएगा 6 5 6। तो इतने आएंगे 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम ले लेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, देखो जहां 4 आ जाएगा लास्ट में वही इंटरसेक्शन है, यहां 4 है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा एक ही 6 5 4। क्यों? क्योंकि जहां देखो ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, यहां 4 है, जब इसमें से आप ड्रॉप करोगे एक तो आ जाएगा 6 5 4, यहां पे भी 6 5 4 ऑलरेडी है, बाकी कोई वैल्यू इसमें नहीं है क्योंकि यहां लास्ट वैल्यू 4 है, यहां 2 है, यहां 1 है, 4 है, 3 है, 5 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन सिर्फ यही आ जाएगा। नाउ देयरफॉर बाय कंडीशनल, यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ वो आ जाएगा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। नाउ यहां से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, देखो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या है 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 2 1 6 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ में देखो 1 2 3 4 5 6 8 3 4 5 6, तो दैट्स इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 1 6। अब आप इसको ऐसे लिखोगे 2 1 6, ये ऊपर जाएगा, यहां से आ जाएगा 6 और ये खत्म हो जाएगा, दैट इज 1 बाय 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ जो हमारे पास है दैट इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास क्या 1 बाय 6। आप इसको खुद भी यहां से हमारे देखो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ इज 1 बाय 6। पहले एन ऑफ एस निकाला है, टोटल पॉसिबिलिटी दो सैंपल स्पेस 216 आ जाएंगे, फिर आप एस को ऐसे लिख सकते हो, ई में मैंने एक्स वाई को पुट किया है, वाई यहाँ पे 4 है, थर्ड टॉस पे 4 है, तो एफ आप लिख सकते हो 6 एंड 5 पहले फिक्स्ड है, बाकी ये वैल्यूज आपके पास आ सकते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन एक ही है, दैट इज 6 5 4। फिर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसमें लगाओगे तो वैल्यू आप ड्रॉप करोगे, आंसर आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपके पास है ऑब्जेक्ट टाइप आ सकता है, देखो यहां दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, ए बाय बी भी दिया हुआ है, तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बाय यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो यहां ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी ऐसा ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां दिया हुआ है probability of A by B, that is equal to probability of A intersection B divided by probability of B, वो दिया हुआ है 0, यहाँ something divided by 0 that's equal to non definite। ऑलरेडी हमने पहली कंडीशन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लिखा है कि जो उसकी कंडीशन है अगर A by B होता है बराबर probability of A intersection B divided by probability of B, but P of B should not be equal to 0, वो 0 के बराबर नहीं है, that is non definite। तो इस क्वेश्चन का आंसर नॉन डिफाइनेड है, ये ऑब्जेक्ट टाइप आ सकता है तो आप इसको वहां पे उड़ा सकते हो। नाउ पहले है अब है हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, दो चीजें हैं हमारे पास है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो टू इवेंट्स आर सेड टू बी, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। आप एग्जैक्टली याद रखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां डिटेल में नहीं बोल सकता हूं क्योंकि टाइम कम है, वरना मैं आपको यहां से एग्जैक्टली इसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो डिटेल्ड प्रोग्राम बोल सकता था वो मैंने आपको क्लासरूम प्रोग्राम में बताया है। यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, तो आप डायरेक्टली याद रखोगे टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B। यहां मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या है, probability of A intersection अगर हमारे पास है, देखो probability of B या A by B आप ऐसे लिखो, अगर probability of A by B है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हमें दिखा दिया है, वो होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब यहां से अगर आप
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहते हो, दैट इज इक्वल टू वो आ जाएगा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, दैट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बाई बी। यहां जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे तब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि यहां आप सिर्फ याद ही रखो अभी, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां से आप देखो मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप देखो यहां दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अभी हमने पढ़ा है वी नो दैट जब दो इवेंट्स होते हैं इंडिपेंडेंट तो उस टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट्स इक्वल टू 3/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है वो है 1/5। इन दोनों को क्रॉस करो, 3 1 is 3, 5 5 is 25। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया बराबर 3/25। तो जो हमें निकालना था कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, अभी मैंने आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5 इंटू 1/5 दैट्स इक्वल टू 3 1 हो गया 3, 5 5 is 25। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 cards are drawn at a random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. Now A is equal to first card drawn is black. First card drawn is black. B को मैं रखता हूं सेकंड कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। हमें दोनों कार्ड निकालने हैं इंटरसेक्शन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। अगर आप देखो यहां से 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, उसमें से 26 होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं बराबर रेड। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी divided by probability of A, probability of A। Now हमें निकालना इंटरसेक्शन, therefore probability of A इंटरसेक्शन B किसके बराबर आ जाएगा, वो आएगा probability of A into probability of B by A। अब यहां से आप नजर रखो, अगर हमें probability of A क्या आ जाएगा बराबर, this implies नाउ ये आ जाएगा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, फर्स्ट कार्ड हमें ब्लैक निकालने हैं। 26 में से अगर आप एक कार्ड निकालोगे वो क्या आ जाएगा, दैट इज 26 डिवाइडेड बाय 52 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक ऑलरेडी हो चुका है। नाउ हमें क्या निकालना है, 2 cards are drawn without replacement from a pack of 52, find the probability that both the cards are black। दोनों कार्ड्स ब्लैक होने चाहिए। यहां नजर रखो 26 में से होते हैं बराबर 26 है ब्लैक और 26 रेड। हमने उसमें से एक कार्ड निकाला है, तो जब हमने एक कार्ड निकाला अब यहाँ पे कितना बचे हैं 25, वो बचा है 25 और टोटल में से एक भी कम हो जाएगा। अगर टोटल 52 है तो उसमें से अब एक ही रहेगा 51। नाउ यहां से आप इसको कैंसिलेशन करो, 26 1 is 26, 26 2 हो जाएगा बराबर 52। इसको आप मल्टीप्लाई दीजिए, 25 1 हो गया 25 डिवाइड बाय 2 1 हो गया 2, 2 5 हो गया 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आ गया बराबर 25/2। दिस इज द रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। तो हमें यही निकालना है, इसमें से हमें यही निकालना था कि हमें बोलना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, दैट इज 25/2। फर्स्ट कार्ड हमने रखा है ब्लैक, सेकंड कार्ड भी हमने रखा है ब्लैक। हमें बोलना है प्रोबेबिलिटी दोनों की क्या, बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। तो फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, सेकंड कार्ड भी हमने निकाला वो भी ब्लैक है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। यहां से ए की प्रोबेबिलिटी है 26/52, लेकिन हमें ब्लैक एक बार फिर निकालना है। तो 26 से टोटल ब्लैक एक ऑलरेडी हमने निकाला है, उसमें से कितने बचे कम, तो 25 है डिवाइडेड बाय टोटल में से भी एक कम हो जाएगा, वो है 51। तो आंसर आ जाएगा 25/52। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लेट ई एंड एफ बी द इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी दिया हुआ, एफ भी दिया हुआ, इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, और ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है। हमें बोलना है क्या ये दो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। देखो लेट ई एंड एफ बी द इवेंट्स, दो इवेंट्स हमारे पास है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है दैट इज 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हुआ है दैट इज 3/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो दिया हुआ है 1/5। इंडिपेंडेंट की फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, वी नो दैट कि जब दो इंडिपेंडेंस होते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वो होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज इक्वल ई की ई कंडीशन क्या आ जाएगा, दैट इज 3/5 इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है 3/5, ये है 3/10, हाँ दैट इज 3/5, और f की आ जाएगी 3/10, यहां आ जाएगा 3/10, और f वहां है इंटरसेक्शन है 1/5। इसको आप सोल्व कीजिए, 3 3 is 9, तो दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा बराबर 1/5 इज इक्वल टू 3 3 is 9, 5 10 is 50, तो ये इसके बराबर है ही नहीं। देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हमें क्या है, तो ई एंड एफ यहां से इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों का वैल्यू बराबर निकला है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इफ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तब हम जाएंगे बोलेंगे कि ये दो इवेंट्स बराबर है। ई एंड एफ आर इवेंट्स विद दिस। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गिवन दैट इवेंट ए एंड बी आर, हमारे पास इवेंट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दिया हुआ है, ए यूनियन बी भी दिया हुआ है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया हुआ है। फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है दो इवेंट्स होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब जब इंटरसेक्शन उनका 5 होगा। तो वी नो दैट सबसे पहले हम क्या यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो हो जाएगा बराबर 5, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट्स इक्वल टू 0। नाउ अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, वी नो दैट, देखो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो हो जाएगा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, दैट्स इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है p, नाउ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले इसको इधर लेता हूं मैं, 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू p माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां से क्या वैल्यू आ जाएगा, इसको आप सोल्व कीजिए, ये आ जाएगा बराबर 2 3 6, 5 1 is 5, 6 minus 5 हो जाएगा बराबर 1, दैट इज 1/10 माइनस टाइम्स आ जाएगा इज इक्वल टू p, यह आ जाएगा बराबर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप इसको इधर ले जाओ, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा p माइनस 1/10। नाउ पहली फुर्सत में हमारे पास हमें निकालना है, हाँ p का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इंटरसेक्शन, ओ एक और बात, सॉरी यहां से देखो, तो ये है इंटरसेक्शन। पहली कंडीशन में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे पास है तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, वो है 0। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप 0 डालो, तो यहां से आ जाएगा ये 0 है, p माइनस 1/10, तो p का वैल्यू आ जाएगा क्या 1/10, तो p आ गया 1/10। क्योंकि यहाँ पे भी आप लिख सकते हो डायरेक्टली, इंटरसेक्शन हमारे पास 5 है तो आप इसको वहां पे लिख सकते हो, तो p आ गया बराबर 1/10। नाउ अब हमें क्या निकालना है कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। अब अगर हमारे पास है p दिया निकला है 1/10,
अब टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यहां देखो आप दो इवेंट्स तभी होते हैं इंडिपेंडेंट जब ए इंटरसेक्शन एफ होगा बराबर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सबसे पहले मैं निकालूंगा अब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब पी का वैल्यू ऑलरेडी आ गया है, ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल सकते हो। देखो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। वी नो दैट पहले ये आ जाएगा, वो आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। पहली कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है ही नहीं, यूनियन हमारे पास है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। अब देखो ए भी हमारे पास दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। अब उसमें से अगर आप देखोगे पी का वैल्यू हम ड्रॉप करेंगे, सबसे पहले यहां से आ जाएगा, ये फॉर्मूला है, लेकिन इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है दैट इज 1/2 इनटू बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ हमारे पास पी, ये बन गया है बराबर पी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो आ गया बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो आ गया बराबर p/2। अब यहां हमें p का वैल्यू निकालना है, अब यही वैल्यू हम ड्रॉप करेंगे इसमें से, इसमें हम ड्रॉप करेंगे वैल्यू, तो तब जाके आंसर आ जाएगा। देखो a यूनियन b हमारे पास क्या है, दैट इज 3/5। यहां देखो a यूनियन b का वैल्यू दिया हुआ है 3/5 इज इक्वल टू, वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ b दिया हुआ है p माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b हमारे पास आ गया p/2। अब यहां से सोल्व करो, वहां से आंसर आ जाएगा दैट इज 1/2 प्लस 2 इंटू p हो जाएगा बराबर 2p, 2p में से एक p आप घटाओ दैट्स इक्वल टू p/2। नाउ अब इसको इधर ले जाओ, ये बन गया 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू p/2, 2 3 हो गया 6, 5 1 हो जाएगा 5, 6 में से 5 को घटाओ डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू p/2। अब यहां से आप इसको कैंसलेशन करो, 2 1 2 5, दिस इंप्लाइज p का वैल्यू आ गया बराबर 1/5। तो हमें निकालना था यही, p का वैल्यू निकालना था 1/5। देखो यहां भी आ गया, पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो भी दिखाया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो भी दिखाया, p इंटरसेक्शन भी आ गया p/2, फिर इसमें आपने वैल्यू ड्रॉप किया है, तब जाके हमें p का वैल्यू निकालना था। ये हमें पूछा गया था, फाइंड p if they are mutually exclusive or independent events। Now moving on to the question number next। Now देखो यहां से अब हमें बोला है if a and b are two events such that p of a दिया हुआ 4, p of a ये हमारे पास है 1/4, p of b वो भी दिया हुआ है 1/2 और p of a intersection b दैट इज इक्वल टू 1/8। अब पूछा क्या गया हमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। नॉट ए का मतलब होता है ए डैश, नॉट बी का मतलब होता है बी डैश। मैंने आपको पहले ये कुछ चीजें लिखी है वहां पे बोर्ड पे, ए नॉट ए मीन्स ए डैश, नॉट बी का मतलब होता है बी डैश, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब आपको पता है ऑलरेडी सेट में आपने पढ़ा है डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ बोलता है, डिमॉर्गन्स लॉ बोलता है अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, आप इसको लिख सकते हो ए यूनियन बी का होल डैश। तो डिमॉर्गन बोलता है अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है वो होता है बराबर ए यूनियन बी का होल डैश। तो पी इंटरसेक्शन पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दैट इज इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। बट अब यहां से आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, हमें यह भी पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए दैट इज इक्वल टू 1। अब अगर ये नॉट ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए वो आ जाएगा बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है,
अब देखो वैल्यू नहीं है तो आप इसको निकाल सकते हो। अब ए यूनियन बी को आप कैसे निकालोगे, 1 माइनस, वी नो दैट है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ जाएगा बराबर, इसमें हम वैल्यू ड्रॉप करेंगे, आंसर आ जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो आ जाएगा 1/2 माइनस टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/8। अब आप देखो 4, 2 और 8 को आप एलसीएम निकालो, वो क्या आ जाएगा, 4, 2 और 8 को एलसीएम निकालो, 1 माइनस ऊपर आ जाएगा ऐसे 4 और 2 और 8, आई थिंक 8 आ जाएगा एलसीएम, 4 2 होगा 8, 4 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, 8 आ जाएगा 2, तो 2 को आप 4 करो, 8 को ऐसे ही रखो, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4, 4 प्लस 2 गया 6, 6 माइनस 1 इज 7, दैट इज 7/8। अब इसको सोल्व कीजिए, 8 माइनस 8, 8 माइनस 7 हो जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू 1/8। आप इसको तब भी कैलकुलेट, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल टू 1/8। तो हमारे पास अब ये वाला क्वेश्चन भी हुआ है, इसमें हमारे पास जो आंसर आ गया है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4, 2 प्लस 4 हो गया बराबर 6, सॉरी यहां पे आ गया क्या, देखो अगर 4 प्लस 2 हो गया 6, 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5, या 5, 4 प्लस 2 हो गया 6, 6 माइनस 1 इज 5, 8 1 इज 8। अब यहां से क्या आ जाएगा, देखो अब यहां से आप इसको लिख सकते हो 8 माइनस 5 3, तो दैट इज इक्वल टू 3/8 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ आपने कैलकुलेट थोड़ा सा गलत हुआ था, 4 प्लस 2 हो गया 6, 6 माइनस 1 इज 5, 5/8, इसको आप क्रॉस करो, यह आ जाएगा 8 1 is 8, 8 minus 5 is 3, that is equal to 3/8। Now moving on to the question number next। हाँ, इवेंट ए एंड बी आर साइड दैट, यहां दिया हुआ है probability of A that is equal to 1/2, probability of B that is equal to 7/12, probability of not A, देखो probability of not A का मतलब होता है A डैश, not B का मतलब होता है B डैश, और का मतलब होता है यूनियन, वो हमारे पास है 1/4। हमें बोलना है वेदर A एंड B आर इंडिपेंडेंट कि नहीं। अब बाय डिमॉर्गन्स लॉ आप इसको अप्लाई करो, डिमॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, अगर A डैश यूनियन B डैश है तो आप इसको लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट, तो यह आ जाएगा बराबर A इंटरसेक्शन B डैश। यहां पे मैं अभी यहां पे लिखूंगा मैं, अगर A डैश यूनियन B डैश होता है आप इसको लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B का होल डैश, तो ये होता है डिमॉर्गन्स लॉ। अभी भी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया, अगर A डैश इंटरसेक्शन B डैश है उसको आप लिख सकते हो A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, अगर A डैश यूनियन B डैश दैट्स इक्वल टू A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट ये दिया हुआ हमारे पास 1/4। अब आप हमें क्या निकालना है, वेदर A एंड B आर इंडिपेंडेंट। देखो A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दैट इज इक्वल टू 1/4। अब यहां से A इंटरसेक्शन B का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ उसको इधर ले जाओ, 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, 4 1 is 4, यह आ जाएगा 3, 3 डिवाइडेड बाय 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो आ गया हमारे पास क्या 3/4। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गया 3/4, नाउ वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट दो इवेंट्स तभी होते हैं इंडिपेंडेंट जब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B वो होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ना प्रोबेबिलिटी ऑफ A वो दिया हुआ 1/2, तो यहां 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B वो दिया हुआ बराबर 7/12। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ गया 7 डिवाइडेड बाय 12, 2 हो गया 24। A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या निकला है, दैट इज 7 डिवाइड बाय 24। अगर आप यहां देखोगे A इंटरसेक्शन B आ गया बराबर 3/4, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स।
तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, बिकॉज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ इंटरसेक्शन इन दोनों का मल्टीप्लाई वो निकला है 7/24, असल में ए इंटरसेक्शन बी 3/4 के बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है ही नहीं RHS, तो हम बोलेंगे ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर है इसमें प्रोबेबिलिटी, देखो हमारे पास है ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, कभी एमसीक्यू भी आ सकता है, आपके पास ये भी आ सकता है एमसीक्यू। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर्स ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। अगर आप देखोगे हमारे पास एक सैंपल स्पेस, लेट अस सपोज एक डाई है, अगर उसमें सैंपल स्पेस एक बार डाई को रोल करोगे दैट इज 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप इसमें से इवन प्राइम नंबर निकालना चाहते हो, इवन प्राइम नंबर खाली एक ही है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। अगर आप देखोगे यहाँ बोल रहा है डाई एन इवन प्राइम नंबर, लेकिन each die when a pair of die the probability of obtaining even prime number on each die when a pair of die is rolled। इसका मतलब है सबसे पहले n of s जो सैंपल स्पेस है 6 raised power 2 that is equal to 36, आउटकम 36 आ जाएंगे, उसमें से सैंपल स्पेस क्या आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 1,1, वो आ जाएगा 1,2, 1 जाएगा 1,3, सो ऑन एंड सो ऑन, लास्ट वाला आ जाएगा 6,6। अब उसमें से इवन प्राइम नंबर कितने पेयर आ जाएंगे, वो सिर्फ एक ही आ जाएगा। देखो इवन प्राइम नंबर पेयर आ जाएगा एक 2 दैट इज 2,2, इसमें से एक ही पेयर ऐसा ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर जो है प्राइम नंबर वो सिर्फ एक पेयर आ सकता है, क्योंकि 2,1 अगर आप लिखोगे या 1,2 अगर आप लिखोगे 2,1 उसमें 2 इवन है 1 नहीं है, 1,2 है, इवन प्राइम पेयर जो एक ही है दैट इज 2,2, वो एक है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स है 36, तो इसका मतलब है 1/36। कौन सा ऑप्शन है 1/36, दैट इज डी पार्ट। तो आप इसको इस एमसीक्यू को ऐसे भी उड़ा सकते हो। नाउ अल्लाह समद, अब हमारे पास है थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर E1 E2 En be a partition of a sample space S, suppose that each of the events E1 E2 has non-zero probability occurrences, let A be any event associated with S, then probability of A होता है बराबर probability of E1 A by E1 probability of E2 into probability of A by E2, so on and so on। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हो। मैं जल्दी आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा ये चीजें हम कैसे निकालते हैं। लेट अस सपोज मैंने एक पार्टीशन बनाया दैट इज S, इसमें मैंने E1 E2 E3 En को रखा है। अब मैं हर किसी को एक एक पार्टीशन जैसे रखा है E1 E2, अब होल स्पेस को मैं रखता हूं A। अब A क्या आ जाएगा, अगर आप ये वाला पार्टीशन देखोगे ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बिकम, ये बन जाएगा A इंटरसेक्शन E1, ये बन जाएगा A इंटरसेक्शन E2, और ये बन जाएगा लास्ट वाला A इंटरसेक्शन En। तो A हमने रखा है कोई एक सेट, उसमें ये पार्टीशन आ जाएगा A इंटरसेक्शन E1, ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन E2, so on and so on। Now we know that by the conditional probability जो होती है वो होता है बराबर probability of A by E1 that is equal to probability of A intersection E1 divided by probability of E1। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगा probability of A intersection E1 आ जाएगा बराबर probability of E1 into probability of A by E1। अब आप याद रखो ये हमारे पास जो है ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये हमारे पास क्या आ गया, A इंटरसेक्शन E1 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1। अब अगर आप यही वैल्यू ड्रॉप करोगे इसमें से, देखो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका प्रोबेबिलिटी अगर आप इसमें से सम रखोगे पहले, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A वो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E3, so on and so on, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन En। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, प्लस A इंटरसेक्शन E1 अगर आप देखोगे वो किसके बराबर आ जाएगा, E1। इसके बदले आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1। यूनियन का मतलब होता है एडिशन, तो आप इसको ऐड लिखोगे दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2
प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई E2, यहाँ पे आ जाएगा a बाई E2, so on and so on, लास्ट आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ En इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई En। अब आप इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ जाएगा बराबर समेशन ऑफ i रनस फ्रॉम 1 to n, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आ जाएगा बराबर ei इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई ei, i रनस फ्रॉम 1 to n। इसी को हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आप इसको ऐसे बना सकते हो, मैं यही यहाँ पे लिखा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई समेशन ऑफ ई जे ए बाई ई आई जे रनस फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे मैंने लिखा i रनस फ्रॉम 1 to n। तो इसी चीज को हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मैं इसको डिटेल्ड पढ़ा था लेकिन यहाँ पे उतना टाइम नहीं है, बस आप सीधे आप याद रखो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ i रनस फ्रॉम 1 to n ई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E A बाई E I। यहाँ I है, आप इसको लिख सकते हो I रन फ्रॉम 1 to n, जितनी हमें जरूरत है उसी हिसाब से हम फिर सॉल्व करेंगे इसको क्या क्वेश्चंस में। नाउ उसके बाद है बेस थ्योरम। अब देखो बेस थ्योरम क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है सेम कंडीशन में है। अगर आप देखोगे ये हमारे पास है सेट S, इसको मैं कुछ से करूंगा दैट इज इक्वल टू यहाँ पे रखूंगा दैट इज E1, ये आ जाएगा E2 E3 so on and so on, लास्ट आ जाएगा En। अब मैं A को लेता हूं, कोई A यहाँ पे कोई सेट है, इसको मैं A रखता हूं इन सबों का। अब ये वाला पोर्शन आ जाएगा इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन E1 A इंटरसेक्शन E2 so on and so on, ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन En। अब यहाँ आपको खुद ही पता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी पता है, वो होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A दैट इज इक्वल टू थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस so on and so on प्रोबेबिलिटी ऑफ En इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई En। जब आप इसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यहाँ पे दिया हुआ है, बट वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E, देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई A होता है बराबर A इंटरसेक्शन EI डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब अगर आप लिखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमने पढ़ा है कि ये यहाँ पे एक और चीज, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा, A बाई E1 होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इन दोनों को क्रॉस करो, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A EI दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1। अब यहाँ पे आ जाएगा देखो A बाई E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, यहाँ देखो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई EI। इसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये A बाई EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI दैट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन EY। यहाँ वैल्यू ड्रॉप करोगे तब जाके आपके पास ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो सिंपली आप याद रखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाई A होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई EI divided by probability of EJ into probability of A by EJ। This is considered as Bayes theorem। तो यहाँ हमारे पास, मैं इसको असल में डिटेल्ड पढ़ा लेता लेकिन उतना टाइम है ही नहीं, यहाँ पे बहुत दो टीचर अभी भी वेट कर रहे हैं क्योंकि ये बोल रहे हैं जल्दी करो क्योंकि इनको भी क्लास देनी है। तो अब आप देखो सीधे याद रखो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाई A हमारे पास होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI into probability of A by EI divided by probability of EJ into probability of A by EJ, J runs from 1 to n। ये हमारे पास है बेस थ्योरम। अब आप देखोगे मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ इस बेस थ्योरम मैं आपको बता दूंगा आपको बेस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई करनी है और कहाँ से आपको कहाँ से आपको वो आपको कहाँ अप्लाई करनी है बेस थ्योरम और कहाँ पे आपको अप्लाई करनी है क्या ये क्या बोलते हैं इसको, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम। हमारे पास दिया हुआ है a ball 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स, a ball is drawn at a random, it is color is noted। फिर आपके पास कलर नोट है, moreover 2 additional balls are drawn। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले इसमें से हमने निकाला है, देखो गिवन हमारे पास दिया हुआ है सॉल्यूशन एन अर्न कंटेन्स 5 रेड बॉल। लेट अस सपोज हमारे पास एक अर्न है उसमें है 5 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक। अब बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, बॉल हमने से इसमें से निकाले हैं, या हो सकता है बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, इट इज कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न, हमने उसका नोट किया है। लेट अस सपोज बॉल हमारे पास वो क्या निकले है रेड,
लेट अस सपोज वो बॉल रेड निकले है। दूसरी बार हमने क्या किया है, 5 रेड हमारे पास थे और 5 ब्लैक बॉलर्स थे, मैंने बॉल को बाहर निकाला है, वहां से उसका कलर नोट है वो आ गया है ब्लैक। अब एक बार अगर हमारे पास है रेड निकला, एक बार ब्लैक निकला, चॉइस ये भी हो सकता है, मैंने अलग अलग कंडीशन रखी है, 5 रेड थे 5 ब्लैक बॉलर्स थे, हमने कलर को नोट किया, बॉल इज ड्रॉन एट ए रैंडम, इट इज कलर इज नोटेड, मैंने यहां से बॉल निकाली, लेट अस सपोज उसका कलर रेड था, या ऐसा भी हो सकता है उसका कलर ब्लैक हो सकता है। नाउ उसके बाद क्या बोल रहा है, more 2 additional balls of the color drawn and put in the urn। 2 कलर हमारे पास जो थे उसमें से हमने, हमारे पास ड्रॉन क्या है, कलर ड्रॉन एंड पुट इन द अर्न, 2 एडिशनल बॉल्स हम इसमें से ऐड किए हैं। अब एक थे 5 रेड और 5 ब्लैक, तो इसका मतलब है +2 हमारे पास क्या है, रेड, यहाँ रेड 2 ऐड किए हैं और यहां से हमने क्या किए हैं, 5 रेड थे 5 ब्लैक थे, 2 हमने और इसमें से ऐड किए हैं, दैट इज 2, वो आ जाएगा क्या, ब्लैक। नाउ उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ सेम कलर, 2 additional balls of the color drawn and put in the urn, and then a ball is drawn at a random। Now what is the probability that the second ball is red? अब हमने इसमें से एक और बॉल निकाली है, अब हमने इसमें से एक बॉल और निकाली है, अब उसका जो कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेड। पहली कंडीशन में ये जो सेकंड बॉल हमने निकाली यहां से, सेकंड बॉल उसका कलर क्या होना चाहिए, रेड। यहां से भी है सेकंड बॉल, उसका कलर क्या होना चाहिए, रेड। अब यहां से आप याद रखो, देखो मैं इसको रखता हूं ए, लेट दिस इज इक्वल टू E1 और ये हमारे पास है E2, और ये कंडीशन क्या है, ये बन जाएगा A/E1, ये और ये बन जाएगा A/E2। नाउ पहली कंडीशन में क्या आप रखोगे, देखो अब हमें यहां से आपको खुद ही बोलना है कि इसमें से हम आप क्या करोगे कि आप इसमें से बेस थ्योरम लगाओगे या टोटल प्रोबेबिलिटी लगाओगे। ना सबसे पहले क्या आप देखो, देखो फर्स्ट बॉल मैंने यहां से निकाला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल दैट द सेकंड बॉल इज रेड, जो आप निकालोगे सेकंड बॉल इज रेड, तो इसका मतलब हमें ये निकालना है। जब भी आपको ए निकालना होगा याद रख लेना, अगर जब भी आपको क्वेश्चन में ए वाला निकालना होगा तो आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है E1 और E2 निकालो, E1 और E2 निकालोगे तब आप बेस थ्योरम लगाओगे। मेन चीज इसमें यही है, आप किस क्वेश्चन में बेस थ्योरम लगाओगे और किस क्वेश्चन में आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगानी है। मैं आपको यहां से बोलता हूं, अगर आपको ए निकालना है तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम लगानी है। अगर आपको E1 और E2 बोला गया है निकालने के लिए तब आप बेस थ्योरम अप्लाई करोगे। नाउ सबसे पहले आप क्या करोगे, E1 हमने क्या रखा है, a ball is drawn at a random। नाउ E1 हमने रखा है क्या, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड। देखो E1 हम क्या रखेंगे, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, पहली बॉल हमारे पास क्या है, रेड। E2 हमारे पास क्या है, सेकंड बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, दूसरी बॉल हमारे पास क्या है, ब्लैक। नाउ ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेकंड बॉल दिया हुआ है हमारे पास क्या, रेड। अब ए हमने क्या रखा है, ए को हमने रखा है सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड, यहां फर्स्ट बॉल है, पहले ही हमने निकाला है ना फर्स्ट बॉल, ए हमने रखा है सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। मैंने अभी बोला आपको, जब आपको ए निकालना है तो इसका मतलब आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। नाउ बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहां पे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आई रन फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। अब इसमें सिर्फ 2 निकालने हैं,
अब एक हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, नाउ बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वो आ जाएगा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, इसमें 2 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। तो यही आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, नहीं ई इनटू प्रोबेबिलिटी, यहां पे ई आ जाएगा, सॉरी E1 E2, probability of E1 into probability of A by E1, probability of E2 into probability of A by E2। अब आप इसमें से वैल्यू ड्रॉप करो, देखो वैल्यू ड्रॉप जब आप करोगे वो क्या आ जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी जब आप ड्रॉप करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ जाएगा, हमें क्या निकालनी है, रेड बॉल, रेड बॉल इसमें कितने हैं 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 10। अब आप इसमें देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, उसमें भी हमने क्या निकाली है, ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल कितने हैं 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितने बॉल्स है 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी आ गया 10। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपको निकालनी है रेड बॉल, लेकिन किसमें से, E1, देखो रेड बॉल कितने इसमें, अब देखो 5 + 2 7 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 5 5 10 और 2 हो गए 12, तो यह आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, देखो आपको निकालना है सिर्फ रेड बॉल, याद रख लेना यहाँ पे रेड, यहाँ पे सिर्फ 5 है, रेड यहाँ पे 5 है, टोटल बॉल्स कितने हैं 12, टोटल बॉल्स आपके पास कितने हैं 12। तो अब आप इसमें से वैल्यू ड्रॉप कीजिए, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वो क्या आ जाएगा बराबर 5 बाई 10, यहां आ जाएगा वैल्यू 5 बाई 10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 वो आ जाएगा बराबर 7 बाई 12, तो 7 बाई 12 प्लस आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगा बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगा बराबर क्या 5 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 वो है 5 बाई 12, 5 बाई 12। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, यहां से आ जाएगा 5 बाई 10 और 5 बाई 12, ये क्या आ जाएगा, यहां से सॉल्व कीजिए सीधे, 5 1 5 2 5 1 5 2 और 7 1 हो जाएगा बराबर 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 हो जाएगा 24 प्लस 5 1 हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 हो गया 24। दिस इंप्लाइज 7 + 5, एलसीएम निकालो 24 7 12 आ जाएगा, 12 1 12 2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया है क्या 1/2। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, दैट इज इक्वल टू 1/2। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ देखो, A bag contains 4 red and 4 black balls, इसमें से 4 रेड है और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। Another bag contains 2 red and 2 black balls, ठीक। देखो सबसे पहले क्या है सॉल्यूशन, 2 बैग्स हैं, दैट इज फर्स्ट बैग और ये हमारे पास है सेकंड बैग। नाउ 4 रेड और 4 ब्लैक, 4 है रेड 4 है ब्लैक, 4 रेड और 4 ब्लैक। Another bag contains 2 रेड और 2 ब्लैक, इसमें 2 रेड और 6 ब्लैक है, 2 रेड और 6 ब्लैक है, 2 रेड और 6 ब्लैक। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड, इनमें से हमने कोई बैग सेलेक्ट किया है। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। अब हमने इसमें से बैग में से कोई बॉल ड्रॉन की है विच इज टू बी फाउंड रेड। अब हमने इसमें से कोई बॉल ड्रॉन की है, वो उसका कलर क्या आ जाएगा, वो आ गया बराबर रेड, वो आ गया बराबर क्या रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो वहां पे रखा गया है ये जो बॉल रेड होने चाहिए वो क्या होने चाहिए रेड। अब यहां से भी हमने बॉल निकाली है, अब यहां से भी हमने बॉल एक निकाली है, यहां से भी हमने एक बॉल निकाली है, लेकिन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो जब आपके पास फर्स्ट बैग से बॉल आपको ड्रॉन निकालनी चाहिए वो हमारे पास है रेड, तो इसका मतलब है E1 आपको निकालना है, ये हमारे पास है E2। जब E1 आपको निकालनी है तो आपको मैंने ऑलरेडी बोला है
तब हम यूज करते हैं बेस थ्योरम। ये हमारे पास ए है, वो हमारे पास E1 है, दैट इज E2 और ये ए है। अगर बे आपको निकालना, एक बार फिर मैं बोलता हूं, अगर ए की प्रोबेबिलिटी हमें पूछ लेता तब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। अगर E1 और E2 की हमें पूछ लेता है तो हम यूज कर लेते हैं इसमें से क्या, थ्योरम और बेस थ्योरम। अब आप बेस थ्योरम कैसे करोगे यूज, देखो सबसे पहले है फर्स्ट बैग E1, मैं इसको यहां पे रखता हूं, E1 इज इक्वल टू, और फर्स्ट बैग E1 is equal to first bag drawn is selected, first bag is selected, देखो first bag is selected, और E2 is equal to second bag is selected, second bag is selected, हमने पहला सेलेक्ट किया, अब हमने इसको सेकंड बैग सेलेक्ट किया है। अब ए को हमने किया है, ए इज इक्वल टू क्या, हमारे पास क्या है, रेड बॉल, तो ए को हम लिखते हैं रेड बॉल इज रेड बॉल इज ड्रॉन, रेड बॉल इज ड्रॉन। नाउ अब अगर E1 दिया हुआ है, फर्स्ट बैग सेलेक्टेड है, E2 हमारे पास है, सेकंड बैग सेलेक्टेड, ए हमारे पास है, रेड बॉल है। अब आप बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें निकालनी है यूजिंग बेस थ्योरम, यूजिंग बेस थ्योरम। जब आप बेस थ्योरम निकालोगे तो क्या चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए, वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय ए, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, ये है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय ए, वो होता है बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1। तो यहां आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। अब ये होते हैं बराबर बेस थ्योरम। वैल्यू अब हम इसमें से ड्रॉप करेंगे। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने कोई बॉल इसमें से निकालनी है, लेट हमारे पास दो बैगेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, देखो हमने एक बॉल निकाली है 1 डिवाइडेड बाय 2, बैगेस हमारे पास दो है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमने एक बॉल इसमें से निकाली है, लेकिन बैग कितने हैं, दैट इज 2, वो भी आ जाएगा 1/2। नाउ अब हमने इसमें से एक बॉल निकाले, 2 bags and 6 bags, one of the 2 bags is selected, हमने इसमें से कोई एक बैग सेलेक्ट किया, a ball is drawn, हमने इसमें से कोई बॉल ड्रॉन किया from the bag which is to be found red। अब आप बताओ A by E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, तो रेड कितने हैं इसमें, रेड इसमें 4 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल 8 है। अब इसमें कितने हैं रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, A by E2 क्या आ जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by 2, रेड इसमें 2 है, 6 + 2 = 8, तो वो आ जाएगा बराबर 2/8। अब इसमें से वैल्यू ड्रॉप कीजिए, वो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू A by E1, देखो A by E1 क्या है 4/8 होल डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 4/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, दैट इज इक्वल टू 1/2, वो है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 दैट इज 2/8। एक बार फिर सुनो, मैंने दो बॉल्स थे, एक दो बैग थे, फर्स्ट बैग एंड सेकंड बैग, फर्स्ट बैग में 4 रेड थे, दूसरे में 4 ब्लैक थे, तीसरे बैग में 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल। हमने एक बॉल ड्रॉन की है, यहां से भी हमने एक बॉल को ड्रॉन निकाला है, नोट किया है उसका कलर, एट द एंड हमें बोलना था वो कलर क्या होना चाहिए, रेड, लेकिन वो बैग होना चाहिए किस में से, फर्स्ट वाले बैग में से। तो फर्स्ट बैग E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैंने इसमें से कोई एक बॉल निकाले 1 डिवाइड बाय टोटल बैग इज 2 है 1/2, E2 की प्रोबेबिलिटी है 1/2। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 रेड होनी चाहिए, लेकिन फर्स्ट बैग दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 8। नाउ यहां से क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, तो रेड ये होना चाहिए, इसमें से रेड इसमें 2 है, टोटल 6 + 2 = 8, यहाँ पे वैल्यू है। अब आप इसमें से वैल्यू ड्रॉप कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, देखो क्या आ जाएगा, 4 1s 4 2s 1/4, यह आ जाएगा बराबर 1/4, हाँ 4 1s 4 2s 1/2 इंटू 1/2, यह आ जाएगा 1/4 प्लस 2 1s 2 4s 2 4s हो गया 8, 1/8। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, तो इन दोनों को आप कैल्शियम की यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तब जाके आपके पास आंसर लास्ट में दैट इज इक्वल टू 7/6। आई थिंक आप इसको तब भी खुद भी कैलकुलेट कर लेना, आप इसका आंसर तब भी देख लेना 4/6 आई थिंक, सॉरी
यहाँ आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर जो इसका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 4/6, और 4/6 होता है 2 2 4 2 3, तो 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इसको खुद भी कैलकुलेट करना, उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट यही चीज है, आपको देखना पड़ता है कहाँ पे मैं बेस थ्योरम लगाऊंगा और कहाँ पे मैं ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9, ये सेकंड, एक और क्वेश्चन है। One of the students in a college, it is known that 60% students reside in hostel। देखो इसमें दो चीजें दी हुई है, reside is hostel, हॉस्टल है, एंड डे स्कॉलर, दूसरा हमारे पास है डे स्कॉलर। अब डे स्कॉलर अगर आप देखोगे वो कितने हैं, ये है 60%, ये हमारे पास है 40%। लेट दिस इज E1, इसको मैं रखता हूं E2। उसके बाद प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट इज दैट 30% ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु रिजाइड्स इन हॉस्टल अटेंड्स ए ग्रेड। इसमें से 30% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका वो क्या निकला है, ए ग्रेड, जिनका ए ग्रेड आया है। 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो ए ग्रेड आ गया है, 30% स्टूडेंट्स ऐसे उसमें से हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, वो है ए ग्रेड आ गया है, ए ग्रेड। 30% कितने हैं, A grade 20%, नहीं 30% ऑफ स्टूडेंट हु रिजाइड इन हॉस्टल, जो हॉस्टल में रहते थे वो 30% जिन्हें ए ग्रेड आ गया है। 20% ऑफ द डे स्कॉलर्स अटेंड्स ग्रेड ए, इसमें से 20% ऐसे हैं जिन्हें ए ग्रेड आया है। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर एक साल खत्म होने के बाद वन स्टूडेंट इज चूजन, हमने से इसमें से एक स्टूडेंट को चूज किया है एट अ रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड, उसको क्या आ गया है, ए ग्रेड। एक स्टूडेंट हमने चूज किया है, वन स्टूडेंट इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड, उसके पास ए ग्रेड है, लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर, वो होना चाहिए क्या, हॉस्टलर से। इसका मतलब है अगर ये ए है, हमें E1 हॉस्टलर से निकालना चाहिए, उसका ग्रेड ए होना चाहिए। ए की प्रोबेबिलिटी E1 की निकालनी है, इसका मतलब जब E1 है तो हमें यूजिंग करनी है क्या, बेस थ्योरम। अगर ए पूछ लेता तो हमें क्या निकालना था, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले है E1, देखो E1 और E2। E1 हमारे पास क्या थे, हॉस्टलर्स, रिजाइड्स इन हॉस्टल, रिजाइड्स इन हॉस्टल, और डे स्कॉलर्स, ये हमारे पास क्या थे, डे स्कॉलर्स। ए हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स अटेंड ग्रेड ए, ग्रेड ए, ये वो स्टूडेंट्स है जिन्हें ए ग्रेड आ गया है। अगर आप ए देखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वो है 60 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखोगे वो हमारे पास है 40 डिवाइडेड बाय 100। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 देखो वो क्या है, 30%, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 दैट इज इक्वल टू 20 by 100। अब यूजिंग बेस थ्योरम इसमें से वैल्यू ड्रॉप कीजिए, आपका आंसर खुद ही आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग बेस थ्योरम, जब आप यूजिंग बेस थ्योरम लगाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि हॉस्टलर वो पहले से आना चाहिए, अगर ये बोलता डे स्कॉलर तब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालना था, तो यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो किसके बराबर होता है, अभी हमने एक बेस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 प्लस आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2। बस अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू ड्रॉप करना है, वो ऑलरेडी आपके पास है, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वो दिया हुआ है 60 डिवाइडेड बाय 100 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 क्या है, वो है 30 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 30 by 100 होल डिवाइडेड बाय, यही सेम आ जाएगा 60 by 100 इनटू 30 डिवाइडेड बाय 100 प्लस आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2
वो है 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100, यह है 20 डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, यहां से जब आप इसको सॉल्व कीजिए एट द एंड वो आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 30 होगा 120, नीचे आ जाएगा 2600, दो जीरोस कैंसल, अर्धा अर्धा गए, 2a 9 is 18, 2 1 is 2, 2 3 6, आई थिंक 9/13 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हुआ आपके पास, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो, हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको अभी लिखा, एक बार फिर याद रखो, अगर E1 और E2 का पूछ लेता तो बेस थ्योरम यूज करो, अगर A1 का पूछ लिया होता तो आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करनी है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो इसमें 52 कॉर्डर्स हैं, ये आप खुद भी कर सकते हो, ये होमवर्क है, आप इसको खुद भी अप्लाई करोगे। इसमें 52 कॉर्डर्स है, अगर आपको देखो 52 कॉर्डर्स में 26 होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड। नाउ a chord of 52 chord is lost, find the remaining chord of the pack, 2 chords are drawn at a found to be diamond। हमें डायमंड बोला गया है, डायमंड में कितने कॉर्ड्स होते हैं, दैट इज 13, तो डायमंड में टोटल कॉर्ड्स 13 होते हैं। फ्रॉम 2 chords are drawn are to be found both diamond, find the probability that the lost chord is a diamond। आपको बोलना है डायमंड कितने हैं, अगर 13 डायमंड है, बाकी कितने बचे हैं, वो है 39, तो 13 में से आपको एक कॉर्ड निकालना है, 39 में से आपको बाकी देखने हैं। हाँ 39 आप देखो डायमंड होते हैं 13 में से आप बाकी देखो 39 बचे हैं, क्योंकि 39 प्लस 13 हो जाएंगे 52। आप इस क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व करोगे, पहले लिखोगे लास्ट कॉर्ड इज डायमंड, लास्ट कॉर्ड अगर डायमंड है। अब दूसरा है लास्ट कॉर्ड इज नॉट ए डायमंड, इज नॉट ए डायमंड, अगर वो डायमंड नहीं है, ये हमारे पास बचेगा E1, ये हमारे पास आ जाएगा E2। आपको बोलना है both the card lost is diamond, तो E1 आपको निकाल, find the probability that the lost card being a diamond, जो घूम गया है वो E1 है। जब E1 पूछा गया है उसमें से आपको देखना है वो डायमंड होना चाहिए, तो इसका मतलब है E1 by A आपको निकालना है, तो यहां भी लगेगी क्या, बेस थ्योरम। तो आप ये चीजें खुद भी कर सकते हो, लास्ट कॉर्ड इज डायमंड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर आप लास्ट कॉर्ड इज नॉट ए डायमंड, उसकी प्रोबेबिलिटी आप देखोगे, आप इसको खुद भी कर सकते हो। ये होमवर्क है, मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया है, दैट इज होमवर्क। नाउ अगर नहीं आया, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया है, तब आप कांटेक्ट कर सकते हो उमर सर से, मैं आपको खुद भी बोलूंगा, फिर मैं आपको खुद दिखाऊंगा ये चीजें। अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में दिखाने की, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा। नाउ एक प्रोबेबिलिटी आप, ये आपका एक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5, ए कॉइन इज टॉस्ड। तो इसका मतलब है हमारे पास एक कॉइन है, हमने एक कॉइन को टॉस किया है, ए रिपोर्ट इज दैट हेड, एक आ गया हेड, तो दैट इज हेड। तो लेट अस सपोज दूसरा टेल है, लेट अस सपोज नॉट हेड, इसको मैं रखूंगा नॉट हेड। अगर एक कॉइन टॉस किया, उसकी प्रोबेबिलिटी है ए रिपोर्ट इज दैट ए हेड, ए बोलता है उसकी प्रोबेबिलिटी ए आ गई है, हेड आ गई है, बी बोलता है लेट अस सपोज वो हेड नहीं है, तो टेल ही आ सकता है, क्योंकि कॉइन में दो ही साइड्स हैं, इधर इट विल कम हेड और इधर इट विल कम टेल। लेकिन कंडीशन क्या है, हमें बोलना है दैट द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली देयर वाज हेड, तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए, वो हेड ही होना चाहिए। अब अगर हमारे पास है ये E1, इसको आप रखोगे E2, हमें बोलना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली देयर वाज अ हेड, तो हेड ही होना चाहिए। जब हेड हो रहा है, देखो जब हमारे पास E1 है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, वो आ गया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अगर हेड नहीं है तो टेल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज इक्वल टू तब भी 1/2 है, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी आती है 1/2 एक कॉइन को टॉस करने में, टेल की प्रोबेबिलिटी सेम आ जाएगी 1/2 टॉस करने में। लेकिन जब ए बोल रहा है हेड आ रहा है, ए इज टॉस्ड, ए स्पीक्स ट्रूथ, जब वो सच बोल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी आती है क्या, 4/4 ये ए, तो जब सच बोलता है, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 दैट इज इक्वल टू 4/5। तो नॉट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, तो ये है नॉट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/4/5, 5 - 5 दैट इज इक्वल टू 1/5।
उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है क्या 1/5। हमें बोलना है द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, तो हमें हेड की प्रोबेबिलिटी है। हेड की जब आप प्रोबेबिलिटी लिखोगे आप इसमें से कौन से अप्लाई करोगे, तो यहाँ हेड बोल रहा है तो हेड होना चाहिए, वो आ जाएगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आप टोटल प्रोबेबिलिटी इसमें से आप टोटल प्रोबेबिलिटी इसमें से अप्लाई करो। आप देखो इसमें से क्या आ जाए E1/A आ जाएगा। देखो नहीं ये बेस थ्योरम हेड होना चाहिए E1/A, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 होल डिवाइडेड बाय जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। यहाँ एक बार फिर याद रखो हमें बोलना है द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड। हेड यहाँ से है तो हेड यहाँ से है, तो इसका मतलब है आपको ए की प्रोबेबिलिटी E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 वो आ गया बराबर 4/5, तो होल डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 4/5 प्लस आ जाएगा E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है 1/2 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो आ जाएगा बराबर 1/5। सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या आ जाएगा आंसर, दैट इज 2 1 is 2 2 2 is 4, यह आ जाएगा बराबर 2/5 होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 1 is 2 2 2 is 4, यह आ जाएगा बराबर 2/5 प्लस 2 1 1 is 1 दैट इज 1/10। नाउ इसको ऐसे करो 10 इसको एलसीएम निकालो 2/10 होल डिवाइडेड बाय, इन दोनों का आप एलसीएम निकालो 10 5 यह आ जाएगा 10 इंटू 2 हो गया 20 प्लस 5 1 हो जाएगा 5 5 इंटू 10 हो गया 50 25 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज इक्वल टू 2/5 होल डिवाइडेड बाय 25/15। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये उल्टा जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 25 15 डिवाइडेड बाय 25। नाउ यहां से क्या आ जाएगा 5 1 is 5 5 3 is 15 2 3 हो गया 6, यहाँ 2 3 से 2 3 हो गया 6 6/25। कहीं पे गलती हुई है, कहीं पे हमने गलत किया, वैल्यू हमने डाला है 1/2 इंटू 4/5 1/2 इंटू 1/2 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 4/5 प्लस 1/2 इंटू 1/5। वैल्यू हमने ये बराबर निकाला है 1/2 इंटू 4/5, वो आ जाएगा, आप इसको ऐसे लिखो 1/2 इंटू 4, ये आ जाएगा 2 1 is 2 2 2 is 4 दैट इज 2/5। सही है, तो 2/5 है, 2 1 is 2 2 2 is 4, ये आ जाएगा 2/5। ठीक है 2/5 प्लस 1 1 is 1 2 5 हो जाएगा बराबर 10। ठीक 10 इंटू 2 हो जाएगा 20 5 1 is 5 20 प्लस 5 हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय जाएगा 5 इंटू 10 हो जाएगा 50, यहाँ 50 है, सॉरी यहाँ हमने गलत लिखा है 50 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ 50 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते, देखो ये 50 है, यहाँ पे हमने 15 लिखा था, ये आ गया बराबर 2/5 इंटू आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 25। देखो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 25 25 1 25 2 2 2 हो गया 4 दैट इज इक्वल टू 4/5। तो इसका मतलब है पहला वाला जो इसका ऑप्शन है दैट इज 4/5, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर है 4/5। यहाँ आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, वैल्यू ड्रॉप मैंने यहाँ से किए हैं, आप इसको निकाल सकते हो। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हाँ अब ये वाला ऑब्जेक्टिव भी है, आप इसको खुद ही ट्राई करें, ये एमसीक्यू है, ये भी होमवर्क है, जैसे मैंने वो किया है ये वाला क्वेश्चन, ऐसे ही आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ दो सेट्स टू इवेंट्स such that A is subset of B, probability of B is not equal to 0, then which of the following is incorrect। आपको बोलना है कौन सी कंडीशन इसमें से गलत है, आप एक एक करके इसका ऑप्शन निकालोगे, तो ये भी आपके पास होमवर्क है, ये क्वेश्चन ये एमसीक्यू भी आपके पास होमवर्क है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।